फादर्स डे के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं एक कहानी, पिताजी का समय, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। अपने घर में मैं परम स्वतंत्र था। जैसे चाहे रहता, जो चाहे करता। मर्जी आती जहाँ जूते फेंक देता, मन करता जहाँ कपड़े। जगह जगह मेरी किताबें बिखरी रहती और लगभग हर कमरे में मेरी चीज़ें। कभी अचानक कहीं जाना होता तो मुझसे उस घर में मेरी कोई चीज़ नहीं ढूंढी जाती। हर चीज़ माँ मुझे ढूंढ कर देती। मेरे जाने के बाद वो सारे घर से मेरी किताबें, कॉपियाँ, कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने समेट कर मेरे कमरे में रखती। लेकिन मेरे कमरे में भी किसी चीज़ की कोई निश्चित जगह नहीं होती। कमीज़ तकिए के नीचे तो किताब पलंग के पीछे, मोजे संदूक के नीचे तो घड़ी बाथरूम की शेल्फ पर। माँ ही मेरे कमरे की सफाई भी करती। इतने घनघोर में वो सफाई पता नहीं किस तरकीब से करती। मेरे लिए तो यह संभव ही होता। ये लेकिन बचपन की बात है। लड़कपन में चीज़ें बदल गईं। किसी एक लड़क दिन में मैं अपनी किसी चीज़ को ढूंढ रहा था और उसके ना मिलने पर माँ पर चिल्ला रहा था। तब पिताजी ने मुझे डांटा था। उस पर क्यों चिल्ला रहा है? जगह पर नहीं रखता अपनी चीज़ें? वो क्या तेरी नौकर है? पिताजी वैसे कम बोलते थे, मुझसे तो बहुत ही कम बोलते थे। मेरे बारे में वो अधिकांश सूचनाएं माँ से प्राप्त करते थे। राकेश चला गया, राकेश आ गया, राकेश ने खाना खाया, राकेश सो गया। मुझसे वो किसी काम को भी नहीं कहते थे। मेरे स्वास्थ्य की, मेरी प्रसन्नता अप्रसन्नता की पूरी चिंता करते हुए भी, मेरी गतिविधियों की, मेरे बड़े होते जाने की और मेरे बदलती ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए भी उनका मुझसे सीधा संवाद बहुत कम था, लगभग नहीं ही था। पिताजी को मेरे चरित्र की चिंता रहती थी कि वो बिगड़ न जाए। वो चाहते थे कि माँ मेरे चरित्र पर नज़र रखें और बिगड़ता नज़र आए। मसलन पता चले कि मैं दोस्तों के साथ सिनेमा देखने लगा हूँ तो तुरंत पिता को सूचित करें। मैं अपनी ज़रूरतों के बारे में भी माँ को ही बताता था, माँ पिताजी को। पिताजी मेरे लिए जो चीज़ें लाते माँ को देते, माँ मुझे। यदि मुझे फ़ीस जमा करनी है तो माँ से कहूँगा, माँ पिताजी से, पिताजी माँ को पैसे देंगे, माँ मुझे। फीस जमा होने के बाद रसीद मैं माँ को दूंगा, माँ पिताजी को। पिताजी देखकर माँ को लौटा देंगे और माँ कहीं संभाल कर रख लेंगी। इनकार और इसरार भी इसी तरह माँ की मार्फत ही होते थे। उससे कहना अभी रुक जाए, उससे कहना इस फालतू की चीज़ पर पैसा बिगाड़ने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब इसमें दाद फरियाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी मैं ज़िद करता किसी चीज़ की तो माँ पिताजी से कहती, वो कह रहा है ज़रूरी है, या वो कह रहा है ये दिला दो, फिर नहीं लूँगा। पिताजी ऐसी फरियादें चुपचाप सुन लेते और मान लेते। संतुष्ट ना होने के बावजूद कहीं से पैसे लाकर माँ की हथेली पर रख देते। मुझे नहीं मालूम, कभी मालूम करने की कोशिश भी नहीं की कहाँ से आते हैं ये पैसे। पिताजी से सीधी बात सिर्फ परीक्षा के दिनों में होती थी। जब भी मेरे पेपर होते वो शाम को ज़रूर पूछते, कैसा रहा? मैं कहता, ठीक रहा। पूरी परीक्षा भर ये कैसा रहा, ठीक रहा चलता रहता, न एक शब्द कम, न एक शब्द ज़्यादा। फिर जब रिज़ल्ट आता मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट ले जाकर उन्हें दिखाता। ये काम माँ की मार्फत नहीं किया जा सकता था। वो चश्मा पहनकर बड़े ध्यान से प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते और लौटा देते, कहते, शाबाश, खूब मेहनत करो। बस, नंबर चाहे कम हो या ज़्यादा, नंबर अक्सर अच्छे ही आते थे। पर मुझे लगता इतनी मेहनत करना बेकार ही गया। कोई भी तो खुश नहीं होता।
एक बार पेपर में जानबूझकर लापरवाही की और काफ़ी कम नंबर आए। देखें अब पिताजी क्या कहते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते समय धक 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 धक, और वो उस जगह अटके भी, पर बस कुछ नहीं। वही शाबाश, खूब मेहनत करो। जी किया कि माँ से पूछूं इस बार मेरे रिजल्ट पर पिताजी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। नहीं पूछा, जाने दो, जब इनको ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं ही क्यों पूछूं। इसीलिए पिताजी की डांट का असर हुआ। मैंने अपना घर अपने कमरे में समेट लिया, सारे घर से बीन बटोर कर अपनी चीज़ें ले आया और कमरे में ठूस ली। तब ध्यान आया कि यहाँ काफ़ी अराजकता और अव्यवस्था है। एक दिन डट कर जुट कर अपने कमरे की सफाई कर डाली और सारा कमरा अपने हिसाब से सजाया। सभी सुविधा की चीज़ें अपने हिसाब से, किताबें, कपड़े, जूते, बिस्तर, सब। उस दिन मेरे कमरे से आधा सेर फूल मिट्टी और मैले कपड़े का एक ढेर निकला। ये ऐसी जगह दबा छिपा था कि माँ को भी दिखाई नहीं दिया था। बाहर नल पर जाकर सारे कपड़े धो डाले और रस्सी पर डाल दिए। माँ चुपचाप देखती रही। पहली बार कपड़े धोए थे, अच्छे नहीं धुले थे, पर माँ ने ये नहीं कहा छोड़ दे मैं धो दूँगी। वो कहते भी तो मैं छोड़ता नहीं। फिर मैं अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। ये दिन का समय था और पिताजी घर पर नहीं थे। ऐसे समय मुझे लेटना होता तो मैं या तो माँ के कमरे में या ड्राइंग रूम के दीवान पर वहाँ के गांव तकियों की सारी व्यवस्था बिगाड़ते हुए लेटा करता था। पर आज अपने कमरे में ही लेटा। वहाँ काफ़ी ठंडक और अंधेरा था। मैंने सोचा काश कमरे के पीछे इस तरफ एक खिड़की और होती, जहाँ से मैं पलंग पर लेटा लेटा ही बाहर का दृश्य देख सकता। नीम का पेड़ और गिलहरियाँ, गाय का रंभाना और दूर किसी लड़की का दौड़ना, चील की ऊंची उड़ान और दूर तक पसरे ऊँघते खेत। मैंने माँ को अब मेरे कपड़े धोने और मेरा कमरा साफ करने को मना कर दिया। उन्होंने मान लिया। शायद उन्होंने सोचा होगा लड़का कमरे में कोई प्रेम पत्र या सिनेमा के गानों की किताब वगैरह पकड़े जाने में से शर्माता होगा। ऐसी बात नहीं थी। ऐसा होता तो कमरा अस्त व्यस्त रहता, चीज़ें समय पर नहीं मिलती और फिर थोड़ा ढूंढने पर मिल जाती। हफ्ते में एक बार तो मैं सफाई कर ही लेता। धीरे धीरे कमरा मेरा और मैं कमरे का अभ्यस्त हो गया। पत्रिकाओं से चित्र काट कर मैंने दीवार पर चिपका ली। पिताजी को यकीनन ये पसंद नहीं आता, पर वो क्या कर सकते थे, कमरा तो मेरा था। पिताजी की दुनिया वैसी ही चुप और दुरुस्त थी, मेरी पहुंच से बाहर, माँ की मार्फत। पहले मेरे दोस्त सीधा ड्राइंग रूम से ही आते, नमस्ते चाचा जी आदि करते हुए। अब वो पीछे के दरवाजे से सीधा मेरे कमरे में आ जाते, बगैर नमस्ते चाचा जी आदि की बाधा को लांघे। यदि एक से अधिक दोस्त होते और कुछ गाना बजाना, हंसी मजाक या लड़कियों की बातें जैसा कुछ होता तो मैं धीरे से कमरे का दरवाज़ा उड़का देता। एक दोस्त सिगरेट पीता था, उसे मैंने कमरे में सिगरेट नहीं पीने दी। माँ तो आ ही सकती हैं, पर बात पिताजी तक पहुँच सकती है। माँ दोस्तों के लिए पोहा बनाती तो दरवाजे के बाहर लाकर खड़ी हो जाती, मुझे पुकारती और ट्रे पकड़ा देती, भीतर नहीं आती। मैं अपने घर की अपने दोस्तों के घर से तुलना करता। मेरे सारे दोस्तों के घर में अलग तरह का माहौल था। वहाँ हमें बड़ों से छिपकर बातें नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ बड़े हमारी बातों से डिस्टर्ब महसूस करने की बजाय उसमें रुचि लेते थे, शायद रस भी। कितनी बार ऐसा भी होता था कि हम ड्राइंग रूम में ही बैठा लिए जाते थे और कॉलेज की गतिविधियाँ, राजनीति, समाज, किसी भी विषय पर खुलकर बातें होती, हंसी मजाक तक हो जाता। एक दोस्त के पिताजी तो घुसते ही पूछते, क्या खबर है आज की? वहाँ जाओ तो आज का अखबार देखकर जाना पड़ता। कभी कभी दोस्तों की मम्मियाँ भी वहाँ आकर बैठ जाती,
अपनी सब्ज़ी काटती रहती, बुनाई करती रहती और बातों में हिस्सेदारी करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं किसी दोस्त के यहाँ गया हूँ और दोस्त नहीं है तो भी मैं बाहर से ही लौटा नहीं दिया गया हूँ, अंदर बुला लिया गया हूँ और मम्मी से या पापा से बातों में उलझ गया हूँ। फिर दोस्त आ गया है या नहीं आया है तो भी ये नहीं लगता कि अपना चक्कर फालतू गया। बेशक ऐसा माहौल सारे दोस्तों के घर नहीं था, कुछ ही के यहाँ था। सच पूछो तो 2 दोस्तों के घर जो अपेक्षाकृत संपन्न थे। एक के पिता डॉक्टर थे, दूसरे के रिटायर्ड इंजीनियर। बाकी दोस्तों के पिताओं को या तो मैंने देखा ही नहीं था या जब भी देखा था परेशान ही देखा था, पता नहीं किस लिए। एक आदमी तो मेरे ही सामने दोस्त को डांट भी दिया था। पर इन 2 दोस्तों के घर का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं सोचता था कि ऐसा माहौल हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता। हमारा घर, अरे हमारा घर तो खानों में बटा हुआ था। एक घर में जैसे 3 घर। मेहमानों के लिए और पिताजी के लिए बैठक थी। वहाँ की किसी व्यवस्था पर माँ का दखल नहीं था। छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक जगह निश्चित थी। कलम यहाँ तो कलम यहाँ, चश्मा वहाँ तो चश्मा हमेशा वहाँ। सब कुछ अंधेरे में भी मिल जाता था। घड़ी में चाबी भरने तक का समय निश्चित था। मेरा कमरा था और सारा कुछ जोड़ घटाने के बाद माँ के हिस्से में सिर्फ रसोई बची थी। रसोई उनका साम्राज्य था। वहाँ जो भी रखा है माँ ने अपनी मर्जी और सुविधा के हिसाब से। माँ अचार के मर्तबानों पर कपड़ा बांधती थी और माचिस को हमेशा प्लास्टिक की खाली थैली में रखती थी। मटके के परिंदे के कोने पर हाथ धोने के लिए लोटा और चमचमाता डब्बू का कील पर टंगा। मैं कभी रसोई में जाऊंगा भी तो माँ की सारी चकाचक व्यवस्था बिगाड़ आऊँगा। पिताजी का तो रसोई में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। रसोई की पूरम पार मालकिन माँ थी। वो वहीं मगन रहती थी, गुनगुनाती भी रहती थी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दोस्तों के घर की प्रेरणा से उचकाया और एक दिन अपने घर की पुरातन व्यवस्था को मैं ताजगी का एक स्पर्श जैसा देने के षड्यंत्र में चुपचाप और अकेला लिप्त हो गया। किया फ़कत इतना कि हर चीज़ को सही जगह पर रखने का ध्यान रखते हुए बैठक को चमका दिया। पीतल का कमलदान मिट्टी से रगड़ दिया। डिग्री लिए खड़े हुए पिताजी की तस्वीर का कांच कागज़ पानी से साफ कर दिया। पंखे की पंखुड़ियों पर से गर्द हटाकर उन्हें गीले कपड़े से चमका दिया और दीवार घड़ी पर जड़ी पीतल की पत्तियों को ब्रशों से रगड़कर चमका दिया। अब सब कुछ एकदम नया जैसा लग रहा था। बीच में एक बार माँ ने आकर मेरी हरकतों को देखा और देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अंत में मैंने कबाड़ से एक गुलदान निकाला, उसे साफ किया और उसमें पानी भरकर बाहर से कुछ ताज़े फूल तोड़ लाया। फूलों को गुलदान में सजाया और गुलदान को दीवान के पास वाली छोटी मेज़ पर सजा दिया। पिताजी खुश हो जाएंगे। पिताजी आए। उन्हें जैसे अपने कमरे में बेचैनी सी महसूस हुई। चमकदार चीज़ों से चौंध सी लगी। कुछ देर खामोशी से एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहे। किसी से कुछ बोलचाल नहीं। चुपचाप कपड़े बदले, चाय पी और पीठ पर हाथ बांधे आधा घंटा कमरे में चक्कर लगाते रहे। बीच में एक बार अखबार उठाया, पढ़ना चालू किया, फिर रख दिया और फिर चक्कर लगाने लगे। भीतर आकर माँ से पूछा, राकेश कहाँ है? पता नहीं माँ ने क्या जवाब दिया। आखिर उनसे रहा नहीं गया। बाहर का दरवाज़ा खोला, कमरे में आए, गुलदान उठाकर बाहर ले गए, फूल निकालकर कली में फेंके, गुलदान उलटकर पानी खाली किया, 3-4 बार उसे झटका और भीतर आकर गुलदान को कबाड़ की कोठरी में छन्न से फेंक दिया। मैं कौन होता था उन्हें बतलाने वाला कि उन्हें कैसे जीना चाहिए?
जबकि वो मुझे नहीं बतला रहे थे कि मुझे कैसे जीना चाहिए। पर तब इतना समझने की उम्र नहीं थी। इस झाल से मैं ज़रा भी विचलित नहीं हुआ, बाज नहीं आया, पल्ला झाड़ने पर राज़ी नहीं हुआ। मेरी तथाकथित सुरुचि को पूरे घर को अपनी चपेट में लेने को कसमसा रही थी। मैं पिताजी की सुविधा में विस्तार करने में अपनी सक्रिय भूमिका तलाश कर रहा था। आखिर कुछ तो होगा जिससे वो खुश हो सकते हों। आजकल माँ पिताजी आए हुए हैं। मेरे पास 4 कमरों का सरकारी फ्लैट है। बेडरूम के साथ लैट्रिन बाथरूम अटैच है। कमोड पश्चिमी तरीके का है। डबल बेड पर कोयर फॉर्म के गद्दे हैं। उसमें माँ पिताजी आराम से होंगे। कहाँ जाएंगे? दोनों बहुत आसक्त हो गए हैं। खाना खाने ड्राइंग रूम में आते हैं, टीवी देखने ड्राइंग रूम में। थोड़ा शाम को बाहर बगीचे में निकले तो निकले, वरना वापस अपने कमरे में। मेरी पत्नी दोनों का पूरा ध्यान रखती है। मेरा घर शायद उन्हें सारी सुविधाओं के बावजूद पसंद ना आता हो। बात बात में बच्चों से सलाह लेता हूँ, ना भी लूँ वो स्वयं देते हैं। कोई मुरब्बत नहीं करता। पापा, आप ये नीली शर्ट मत पहना करो, आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती। या देखो ना मम्मी, पापा ने आज फिर ढेर सारा तेल पोत लिया। हम सब एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को बिना मांगे सलाह देते हैं, एक दूसरों की मूर्खता पर खुलकर हंसते हैं। माता पिता के देवतुल्य होने का मिथक ध्वस्त हो चुका है। सब इंसान हैं, सबसे गलतियां हो सकती हैं। रहन सहन बदल गया है। रसोई में गैस है, खड़े खड़े खाना बनता है। बच्चे मना करते करते भी रसोई में जूता पहने पहने घुस जाते हैं। बगैर हाथ धोए फ्रिज खोलकर पानी पी लेते हैं। न परिंदा है, न चौका, न डुबका, न छानना, न संकरा, न अछूता। न पहली रोटी के लिए गाय है, न आखिरी रोटी के लिए कुत्ता। घर में जगह जगह तरह तरह की पेंटिंग लगी हैं। पिताजी को तो कुछ पेंटिंग अश्लील तक लगती हैं। अबूझ तो जरूर ही लगती हैं। बच्चों ने अपने कमरे में दीवार पर चित्रकारी कर रखी है। थोड़ी भी फुर्सत पाते हैं तो ऊंची आवाज़ में डेक बजाकर डांस करते हैं। मौज आती है तो उनके साथ हम भी डांस करने लगते हैं। माँ हंसती है, उसे कौतुक होता है, जैसे उसका बचपन लौट आया है। वो मेरे घर में प्रसन्न रहती है। सदा की चुप रहने वाली माँ बहू से दुनिया जहान की बातें करती है। उसे सलाह देती है कि बाल काट ले, चोटी पट्टी के झंझट क्यों। कहती है सलवार कुर्ता पहन जैसे आहूजा की बहू पहनती है। कहती है मुझे एक दिन बाज़ार ले चल, मैं तुझे कलौंजी, सिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी, आवा हल्दी दिलवा दूंगी। निखर उठेगी। माँ अपने सारे राख जीवन में ध्वस्त पड़ी चिंगारी बहू से जगाने की कोशिश कर रही है। वो बच्चों से भी बहुत लाड़ करती है। बच्चे उसके गाल की, बाहों की झुर्रियाँ गिनते हैं, उसके बालों में बादाम के तेल की मालिश करते हैं और उससे कहानियाँ सुनते हैं। ड्रैकुला, डायनासोर, फैंटम। माँ शौक से सुनाती है। स्त्री की देह को हमने न जाने कितनी सदियों से जागने ही नहीं दिया और आत्मा को भी थपकियां देते रहे। माँ स्त्री के पश्चाताप का शिलालेख नहीं, 1600 मीटर की दौड़ का लास्ट लैप है। पिताजी लेकिन नहीं बदले। संवादहीनता किसी तरह नहीं टूटी। पानी भी चाहिए तो माँ को आवाज़ लगाते हैं। बच्चों से उनके मन में कुछ नहीं खिलता। क्या मेरे बच्चों को देखकर उन्हें मेरा बचपन याद आता होगा? पता नहीं।
याद नहीं आता है कभी उन्होंने मुझे हवा में उछाला हो या कांधे पर बिठाया हो। अपने ही बच्चों से लाड़ करना उन दिनों घटिया हरकत मानी जाती थी। गुमसुम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, मेरे कोई मिलने वाले आ गए तो चुपचाप उठकर धीरे से अपने कमरे में चले जाते हैं। कभी कभी अपने ही हाथों से अपने पैर दबाते हैं। उन्हें मेरी शेविंग क्रीम पसंद नहीं, दाढ़ी के साबुन की गोल बट्टी ही ठीक लगती है। मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं तो हम राजनीति पर ही बात करें। होता लेकिन यही है कि तबीयत कैसी है? ठीक है। दवा ली? हाँ। फिर लानी है? नहीं। बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाऊं? अपनी माँ से पूछ लो। बार बार लगता है कि पिता खुश नहीं है, क्योंकि ये उनका घर नहीं, मेरा घर है। लेकिन घर या समय? धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। अलविदा।